अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो फॉर्म्स ऑफ स्टेट में कन्फेडरेशन के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्टेट को यानी एक रियासत की फॉर्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 यूनिटरी, नंबर 2 फेडरेशन, नंबर 3 कन्फेडरेशन। यूनिटरी और फेडरेशन पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। यूनिटरी यानी कि जिसमें तमाम तर अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और फेडरेशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स डिवाइड हुई हुई होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, फीचर्स, एसेंशियल सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कन्फेडरेशन से। Confederation is an association between sovereign states for specific purpose, यानी दो रियासतों का किसी खास मकसद के लिए एसोसिएट होना, एसोसिएशन करना। अब ये एसोसिएशन होती कैसे है? बाय ट्रीटी या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट को ही ट्रीटी कहा जाता है। जब कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसमें उसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि कितने अरसे के लिए ये मुआहिदा किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनकी डिटेल लिखी जाती है कि अगर कोई रियासत ये मुआहिदा ख़त्म करना चाहे तो क्या कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस पे ये मुआहिदा ख़त्म हो सकता है। ये तमाम चीज़ें ट्रीटी में दर्ज की जाती हैं, साइन भी होते हैं, डेट भी लिखी जाती है कि जैसा कि एक आम एग्रीमेंट लिखा जाता है उसी तरह से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उसमें मेंशन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक एसोसिएशन है सॉवरेन स्टेट की। सॉवरेन स्टेट से मुराद किया कि आज़ाद रियासतें। आज़ाद रियासतें हैं तो सॉवरेंटी है ना। अगर आज़ाद नहीं है तो सॉवरेंटी नहीं होगी, आज़ाद गवर्नमेंट ही नहीं होगी इसमें। तो आज़ाद रियासतें होना बहुत ज़रूरी है। वो आज़ाद रियासतें अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एसोसिएट हो रही हैं। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? डिफेंस पर्पसेस भी हो सकती हैं, इकोनॉमिक पर्पसेस भी हो सकते हैं, और अगर कोई रियासत चाहे तो इससे विड्रा या ख़त्म भी कर सकती है। ये ऑप्शन भी मौजूद होती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। अब थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ाती हूँ मैं आपको बोर्ड पर, उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल हम देखेंगे इसके ओवरव्यू में। तो स्टार्ट करते हैं कन्फेडरेशन। A confederation is an association of sovereign member states that by treaty have delegated certain of their competence to common institution। वही बात जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक एसोसिएशन है और सर्टेन ख़ास किस्म के पर्पसेस के लिए, और इंस्टीट्यूशन जो कि कॉमन इंस्टीट्यूशन से मुराद यहाँ पे कि उनका पर्पस सेम ही है ना, किसी खास मकसद के लिए वो दोनों इकट्ठी हो रही है। इंटरनेशनल लॉ में, अंडर इंटरनेशनल लॉ, कंसिडरेशन respects the sovereignty of its members and its constituting treaty can only be changed by unanimous agreement। अब इंटरनेशनली जो दो ममालिक ट्रीटी करते हैं तो वो ट्रीटी एस्पेक्ट जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो रिस्पेक्ट में सॉवरेंटी के हवाले से जो उसकी मेंबरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता है। और वो एग्रीमेंट जो है यूनानिमसली, अगर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से रियासतें सेपरेट होना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं एग्रीमेंट, वो ख़त्म भी कर सकती है। अब इस एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस को देखते हुए इसकी दो एसेंशियल्स बनती है। नंबर 1, यूनियन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। अ कन्फेडरेशन इन मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स is a permanent union of sovereign state for common action in relation to other state, usually created by treaty but often later adopting a common constitution. Confederation tends to be established for dealing with critical issues such as defense, foreign affairs, or a common currency, with central government being required to provide support for all members। यानी यूनियन ऑफ सॉवरेन स्टेट से मुराद की जब यूनिटी हो रही है दो या दो से ज़्यादा स्टेट की, इनका कोई ख़ास मोटिव हो सकता है ना, किसी खास मकसद के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कोई डिफेंस के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकली इश्यूज़ हैं, दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस
लिखी जाती हैं वो सारी इसके लिए कि ज़ाहिर है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो ट्रीटीज वही वाली ऊपर जो हमने बात डेफिनेशन में पढ़ी वही बात के ट्रीटीज होगी। उन ट्रीटीज के तहत जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं उनको फॉलो किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स जो भी वो ट्रीटी कर रही हैं उनके माबैन। यानी ट्रीटी तो दो लोगों ने की है ना, उन्हीं के दरमियान वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं है वो, क्योंकि वो उसका मेंबर ही नहीं है, ना उसकी वो पार्टी है, ना ही उसने कोई एग्रीमेंट किया है। तो जो स्टेट्स आपस में कन्फेडरेशन कर रही हैं वही ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस की बाउंड होंगी। नंबर 2 है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। The nature of the relationship among the state constituting a confederation varies considerably। यानी जब अब ये तो हमें हर उसकी नेचर पे उस पर पता चलेगा ना कि किस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो ट्रीटी किस पर्पस के लिए हो रही है, उसी पर्पस से उसकी नेचर देखी जाएगी ना कि कितने अरसे के लिए है, हम क्या मुआहिदा कर रहे हैं, किस बात पे हम एग्री हो रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा। अब इसके पर्पस देख लेता है। पर्पस के में क्या है कि आ कन्फेडरेशन स्टेट आल्सो नोन सिंपली एज अ कन्फेडरेशन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स और रीजन्स come together to frame a loose association or alliance for specific purpose, typically for mutual defense or economic cooperation। यानी वही बात फिर रिपीट हो रही है, म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ वो ख़ास मकसद के लिए, या तो वो डिफेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी, या कोई भी पर्पस हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, वो एक कंबाइन हुए हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसके वो बाउंड हैं। और ये यूनिटी इंडिपेंडेंट स्टेट में जो कि एग्रीमेंट कर रही है उनके लिए है। अब देखते हैं हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को। नंबर 1, sovereign member state in a confederation, the member state or entities are sovereign, meaning they maintain full control over their own territories, government and domestic policies. They have the authority to enter into the confederation and to withdraw from it। शुरू से हम एक वर्ड सोवरन 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 हम हर जगह पढ़ रहे हैं। यानी सोवरन का मतलब है कि इन रियासतों के मेंबर होने के लिए सोवरेंटी यानी सोवरन होने की ज़रूरत है, मतलब आज़ाद होने की। वो अपनी गवर्नमेंट भी चलाते हों, ऐसी रियासतें जिनका एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो और वो मुआहिदा करने के एलिजिबल भी हों। जब वो आज़ाद ही नहीं होंगी तो वो एग्रीमेंट क्या करेंगी? उनके लिए आज़ाद होना भी ज़रूरी है और एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके लिए वो कन्फेडरेशन कर रहे हैं, वो कन्फेडरेशन कर भी सकते हैं और उससे विड्रॉ यानी वापस भी ले सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। नंबर 2 है लिमिटेड सेंट्रल अथॉरिटी। The central authority established by the Confederation has only those powers specifically granted to it by the member state in the Confederal Agreement। अब जो उन्होंने कन्फेडरल यानी कन्फेडरेशन के लिए जो एग्रीमेंट किया था, जो अथॉरिटी उन्होंने दोनों रियासतों ने एक दूसरे को दी थी, उन अथॉरिटीज़ को देखते हुए, यानी जो पावर्स और अथॉरिटीज़ दोनों रियासतों में एग्रीमेंट में जो मामला उन्होंने तय किए हैं उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल फिर वही डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या ट्रेड, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। नंबर 3 ट्रीटी और एग्रीमेंट। ट्रीटी और एग्रीमेंट बोथ आर सेम थिंग। ट्रीटी एक लैटिन पुराना एक वर्ड है जो कि माहिदे के लिए इस्तेमाल होता था और एग्रीमेंट भी माहिदे के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी दो लोगों का किसी चीज़ पर एग्री होना। The Confederal Agreement is usually established through a formal treaty or agreement among the member states. This treaty outlines the terms and conditions of cooperation and defends the power of the central authority। जब एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं और एक दूसरे को बाउंड किया जाता है। दोनों जो सॉवरेन स्टेट होंगी, जो कन्फेडरेशन करेंगी, वो उसकी बाउंड होंगी और उसमें आउटलाइन का मतलब ये है कि जो उन्होंने कंडीशंस लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, पॉलिसीज लिखी हैं, उसके बारे में वो दोनों रियासतें बाउंड होंगी कि वो उसी को ही फॉलो करेंगी, उसकी वायलेशन नहीं कर सकती। नंबर 4 डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस विद इन अ कन्फेडरेशन आर ऑफन मेड थ्रू कंसेंसस और यूनानिमस एग्रीमेंट अमंग द मेंबर स्टेट। Each state typically retains the right to opt out of policies or actions that it opposes।
अब डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ये कि जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखी हैं, अगर दूसरी स्टेट उसकी वायलेशन करती है तो पहली स्टेट उसकी रेमेडी हासिल कर सकती है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है कि वो इसकी खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है वो उसको फॉलो करते हुए उसे विड्रॉ करे या उसके अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई काम करती है, तो फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर उसकी वायलेशन करेंगे तो कोई एक्शन वो दूसरी स्टेट ले सकती है।